नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम कंटिन्यू क्लास लेके चल रहे थे। नंबर सिस्टम की 2 क्लास हो गई थी, तीसरी क्लास आज लेके चल रहे हैं अपन। तीसरी क्लास में हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी आपको संख्या दी हुई है, उसकी कितने भी घात दी हुई है, गुणनफल के रूप में दी हुई है, उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, उस चीज़ के बारे में आज अध्ययन करते हैं। उससे पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट क्लास में अपना रह गया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में अपने पास थोड़ा सा रह गया था। मैंने आपको बता दिया था कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर के बारे में मैंने बता दिया था, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हो आप, अभाज्य संख्या, इनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड या तो 1 होगा या फिर स्वयं संख्या, स्वयं 1 और स्वयं संख्या, जिनके गुणनखंड अपने पास फैक्टर क्या होंगे, अपने पास ये 2 फैक्टर होंगे, वो संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उससे आगे प्राइम नंबर में हमने देखा था कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। 1 है, 1 को अपन प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, ठीक है। 1 को प्राइम नंबर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, 1 ऐसी संख्या है जिसका स्वयं में भाग जाता है और जिसका हर संख्या में भाग चला जाता है, ठीक है। तो 1 है उसको प्राइम नंबर, कारण कि एक गुणनखंड अपने पास जो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन आती है वो ये बोलती है कि केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड। कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड। चीज समझ पा रहे हो क्या, प्राइम नंबर। तो 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, ना ही भाज्य संख्या माना जाता है। 1 है वो एक यूनिवर्सल नंबर है। 1 क्या है, 1 इज यूनिवर्सल नंबर। एक अलग ही अपने आप में एक नंबर है जो यूनिवर्सल है, जिसको किसी भी संख्या में काउंट नहीं किया जाता, ना भाज्य में और ना ही भाज्य में। चीज समझ पा रहे हो। अब अभाज्य संख्या में अपन ने इतना पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी होती है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अपने पास कौन कौन से होते हैं देखना। प्राइम नंबर अपने पास 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे, सॉरी 9 नहीं 11, 9 के गुणनखंड आ जाते हैं 3 × 3, 2 गुणनखंड आ गए, जबकि गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1। तो ये अपने पास क्या होती है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। इसको बोला जाता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बन जाता है यहां पर कि सबसे छोटी, याद रखना, सबसे छोटी सम प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर या सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है सम, जो क्या होती है, सबसे छोटी होती है। और एक ही अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्या होती है। बाकी सब संख्याएं क्या होती है, जो 2 के मल्टीपल में होती है या फिर जिनके एंड में अपने पास 2 का भाग चला जाता है, वो सब भाज्य संख्या आ जाती है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। चीज समझ पा रहे हो। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या कौन सी आ गई आपके पास, 3। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे, जो अपने रीट की एग्जाम लगती है उसमें अपने पास ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या सीटेट फर्स्ट लेवल में अपने पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा कि अपने पास सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अपने पास कौन सी आती है, 3। और सम अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 2। चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगे, प्राइम नंबर होंगे, वो सब कौन से होंगे, विषम होंगे। एकमात्र अभाज्य संख्या है 2, जो क्या है, सम है। सिर्फ और सिर्फ 2 है जो सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। चीज समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन प्राइम नंबर को किस रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो चीज अपन थोड़ा सा देखते हैं।
आप इतने दिनों से परेशान हो रहे होंगे कि इस अभाज्य संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो नोट लगा के लिखना है अपने को, नोट लगा के लिखना है कि अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या को 6k ± 1 के रूप में लिख सकते हैं। 6k ± 1 रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? 6k ± 1। मैंने ये चीज लिखी है, छोटी सी चीज लिखी है। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अपने को 6k ± 1 का मतलब क्या हुआ कि अपन अभाज्य संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, फिर 3, फिर क्या होती है? 5, 7, 8 भी नहीं होती, 9 भी नहीं होती, 10 भी नहीं होती, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे। ये चीज़ समझ रहे? ये अपने पास अभाज्य संख्याएं आती हैं। किस रूप में होती है? इस रूप में। इस रूप में ±1 पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखिए अपने पास के की जगह मैंने क्या रखा? 1 रखा। के की जगह मैंने जैसे अपने लिखा k = 1, तो अपने पास क्या आएगा? 7 +1 करेंगे, 6 + 1 7, 6 - 1 5। ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या? मैंने 2 रखा तो 6 और 2 12 +1 13, 12 - 1 11। देखो अभाज्य संख्या आ रही है। मैंने रखा 3, मैंने 3 रखा, के बराबर रखा 3। इसका मतलब क्या हो गया? 18 - 1 = 17, 18 + 1 = 19। अभाज्य संख्याएं आ रही है क्या? चीज समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो अभाज्य संख्याएं आती हैं ये अपने पास क्या आती है? 6k ± 1। लेकिन यहीं पर आप एक चीज और देखना, जैसे मैंने k बराबर लिखा 4 लिखा तो आपके पास क्या है? 24 - 1 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। लेकिन 24 + 1 25 प्राइम नंबर है क्या? ये नहीं है। चीज समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब ये हुआ, ये चीज आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि 6k ± 1 रूप में होती है, या तो +1 के रूप में होगी या माइनस, या दोनों के रूप में होगी। ये चीज समझ पा रहे हो? या तो अभाज्य संख्या 6k + 1 लिखेंगे तब आ जाएगी, या -1 लिखेंगे तब आ जाएगी, या फिर अपने पास +1 पे या फिर -1 के रूप में आ जाएगी। चीज समझ पा रहे हो? यहाँ पे माइनस में आ गई, प्लस में नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 लिखा, 6 × 30 + 1 31 पे आ गई, और 30 पे भी 29 पे भी आ गई। इसका मतलब उस पे आ रही है। तो किसी भी अभाज्य संख्या को अपन किस रूप में लिख सकते हैं? 6k ± 1 रूप में लिख सकते हैं। चीज समझ पा रहे हो क्या? किसी को डाउट नहीं हुआ? उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसके बारे में अक्सर बताते ही नहीं है, और इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन आजकल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपको अभाज्य संख्याओं का जो नॉलेज है, प्राइम नंबर का जो अपने पास जो नॉलेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। जितना भी आप पार्ट कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसको उस लेवल तक पढ़ो कि चाहे वो छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में उसके बेसिक से क्वेश्चन आ जाए, वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन डाउट कहाँ पर आता है? देखो स्टूडेंट, अपने पास डाउट वहाँ क्रिएट होता है कि हमने पढ़ लिया और कुछ पार्ट छोड़ दिया। जहाँ पे अपन पार्ट छोड़ते हैं वहीं पे डाउट क्लियर हो जाता है। अपना डाउट कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे आपने तैयारी कर रहे हैं, अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ लोगे, तब कई बोलते हैं कि सर हमारे को उस लेवल का पढ़ना ही नहीं है। अरे लेवल का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अपन पटवार के एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट पे और थोड़ा सा लेवल अपग्रेड लेके चलेंगे, सीपीओ की तक लेके चलेंगे। अपन सीपीओ की जो भी एग्जाम आ रही है उसको भी मैंने ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने का निश्चय लिया है। तो अपन सीपीओ के लिए भी ये क्लास एक तरह से अपने कंटिन्यू रहेगी। चीज समझ पा रहे हो? तो देखिए अपने पास एक नंबर आता है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन अभाज्य संख्या। क्या है? ट्विन अभाज्य संख्या। चीज समझ पा रहे हो? ट्विन अभाज्य संख्या का मतलब क्या? नाम ही ये हिंदी में भी ये है इसका। तो इसका मतलब ये है ट्विन अभाज्य संख्या क्या मतलब क्या है कि जैसे मैंने लिखा 7
5 और 7, मैंने लिखा 11 और 13, ठीक है। ट्विन का मतलब दो, टू से बना ट्विन, तो वे अभाज्य संख्या, वे दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो। इतना ही अपने को याद रखना है। कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता है कि निम्न में से कौन सी ट्विन अभाज्य संख्या नहीं है। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो ट्विन अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ली जिनका अंतर क्या होता है, 2 होता है। जिनका अंतर क्या होता है, 2 होता है। जैसे 5 और 7, ठीक है, 3 और 5 हमने ले लिया, ठीक है, 17 और 19 ले लिया। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, ट्विन अभाज्य संख्या। सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई योगदान नहीं है। चीज समझ पा रहे हो? उसके बाद में, इसके बाद में अपने पास देखिए क्या आता है, ट्विन अभाज्य संख्या के बाद में अपने पास क्या आता है वो देखना। एक अपने पास आती है संख्या, प्राकृत संख्या में पढ़ते हैं अपन, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है अपने पास, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म ही क्या कहलाता है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। वे दो संख्याएं यानी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म ही क्या कहलाता है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। चीज समझ पा रहे हो क्या? यानी किन्हीं भी दो प्राइम नंबर है, कोई भी दो प्राइम नंबर है, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म है, वही क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं, यहां पे 2,3 मैंने लिख दिया, 17,19 मैंने लिख दिया, 5,23। ये सब एग्जांपल किसके हैं, सहभाज्य संख्या। अरे यहां से क्वेश्चन की इतनी ज्यादा उत्पत्ति नहीं होती है कि यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मेंटली रूप से स्ट्रांग रहना चाहिए। कोई भी बच्चा आपसे क्वेश्चन करे कि को प्राइम नंबर क्या होता है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो सहभाज्य मतलब को प्राइम, यानी किससे संबंधित है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से संबंधित है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ले ली आपने, दो आपके पास दो अभाज्य संख्याएं होंगी, उनका एचसीएफ भी क्या होगा, एक होगा, लेकिन दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। उन्हीं को संयुक्त रूप से उनका युग्म है, उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहा जाता है। एक इसी से मिलता जुलता आपके पास एक वर्ड और आता है, जिसके बारे में कई टीचर वो इसमें लिखाते हैं को प्राइम नंबर में कि ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ 1 होगा। अरे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के सिर्फ दो युग्म होते हैं और उनका एचसीएफ हमेशा ही 1 होता है। तो ये चीज लिखाने की जरूरत नहीं है, जबकि लिखाने की जरूरत ये है कि वो दोनों संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर का युग्म होना चाहिए। दूसरा एचसीएफ, अपन कई स्टूडेंट कई टीचर लिखाते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ यदि 1 आ रहा है, वो क्या है, को प्राइम नंबर है। लेकिन ये धारणा गलत है, उसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम। तो देखिए रिलेटिवली प्राइम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम। चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये अपने पास रिलेटिवली प्राइम अपने पास क्या होती है, रिलेटिवली का मतलब होता है, हिंदी में लिखने वाले लिख सकते हो, सापेक्षतः अभाज्य संख्या। अब इंग्लिश में ही कुछ वर्ड क्या होते हैं, इंग्लिश के इजी होते हैं, इसलिए उनको इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश। जैसे प्राइम नंबर है, इसको आप अभाज्य संख्या याद करोगे, थोड़ा सा टिपिकल। आप डायरेक्ट याद करोगे रिलेटिवली प्राइम, कितना अच्छा है, रिलेटिवली सापेक्षतः है, ठीक है। चीज समझ पा रहे हो। तो रिलेटिवली प्राइम का नंबर का मतलब क्या होता है, उन
दो संख्याओं उन्हीं दो संख्याओं के युग्म का HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक एक हो, वो क्या कहलाती है? वे संख्याएं सापेक्षतः अभाज्य कहलाती है। चीज समझ पा रहे हो? यानी वे संख्याएं जिनका HCF क्या हो? एक हो, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? रिलेटिवली प्राइम नंबर। अरे HCF को प्राइम का भी एक ही था, इसका मतलब को प्राइम भी सापेक्षता अभाज्य है क्या? बिल्कुल है, कन्फर्म। अपने पास जो को प्राइम नंबर है वो भी क्या? एक रिलेटिवली प्राइम नंबर है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 और 3, दोनों का HCF एक है। मैंने लिख दिया 5 और 6, HCF एक है। लेकिन ये प्राइम है, ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं, यदि ये प्राइम नंबर हो जाता तो ये कौन सी संख्या हो जाती? को प्राइम नंबर हो जाती। ये संख्या को प्राइम भी है और रिलेटिवली प्राइम भी है। चीज समझ पा रहे हो क्या? 5, 6, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। जिनका HCF एक होता है उनको क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। यदि दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर है, इसको क्या बोलते हैं? अपने पास को प्राइम बोलते हैं। दोनों संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये तो अपन ने बात की थोड़ी सी प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में और रिलेटिवली प्राइम नंबर के बारे में। उसके बाद में अपन कंपोजिट संख्या के बारे में बात करते हैं अपन। कंपोजिट नंबर, कई जगह इसको लिखा हुआ मिल सकता है संयुक्त संख्या, या फिर इसको लिखा हुआ मिल सकता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका मिनिमम 3 गुणनखंड हो, यानी वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। यानी मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए? मिनिमम फैक्टर अपने पास क्या होना चाहिए? 3। मिनिमम फैक्टर क्या होना चाहिए? 3। उनको क्या बोला जाता है? मिनिमम फैक्टर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। उसको कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या या फिर अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? मिनिमम फैक्टर, जैसे मैंने 6 लिखा, 6 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 2 गुणा 1। मिनिमम फैक्टर कितने हो गए? मैंने लिखा 10, 10 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो ये इसके गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक आ रहे हैं। मिनिमम 3 है या 3 से अधिक है, कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 हो। इससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं गुणनखंड? उसको क्या बोला जाता है? संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहा जाता है। किसी को कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं होगा। चीज समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में एक छोटा सा संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिनको अपन पढ़ते हैं। आजकल क्या होता है कि नंबर सिस्टम के से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे। पहले नंबर सिस्टम से कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल क्वेश्चन नंबर सिस्टम से इतने ज़्यादा पूछे जाने लग गए। हर एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, नंबर सिस्टम का नॉलेज है वो अपने को अच्छे से होना चाहिए। एक छोटा सा अपने पास आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, पूर्ण नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर किसको बोला जाता है? कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है? इस हिसाब से आप उसको याद रखिए। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, कौन से नंबर को परफेक्ट नंबर कहा जाता है? देखिए, वह संख्या, पहले मैं लिख देता हूं, वह संख्या जिनके गुणनखंडों का योग, वह संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उसी
संख्या के बराबर हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परफेक्ट संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग करेंगे अपन तो वो संख्या किसके बराबर कहलाएगी? उसी संख्या के बराबर कहलाएगी। उसको क्या बोल देंगे अपन? परफेक्ट नंबर कहलाता है। जी समझ पा रहे हो? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 6, 6 के गुणनखंड क्या होगा? 3 होगा। जैसे एक तो होता है, 2 भी होगा और 3 भी होगा। इन सब का योग करेंगे, इनका योग आएगा आपके पास 6। इसका योग इसी संख्या के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है? परफेक्ट नंबर है। ये संख्या क्या है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। कई बुक्स में आपके पास लिखा हुआ मिलेगा किसी संख्या का उसके गुणनखंडों के योग का दुगुना उस संख्या के बराबर है। योग के वह संख्या उसके गुणनखंडों के योग के आधे के बराबर है, या उस संख्या का दुगुना उसके गुणनखंडों के योग के बराबर है। वो क्यों लिखा हुआ मिल सकता है? कारण कि इसका एक गुणनखंड 6 भी तो होता है। एक गुणनखंड इसका क्या होता है? 6 भी होता है। तो ये अपने पास योग क्या आ गया? 12। तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये 12 है, इसका मतलब क्या है? गुणनखंडों का योग क्या है? उसके संख्या के बराबर है, संख्या के 2 गुने के बराबर है। चीज समझ में आ गई? जैसे मैंने एक संख्या लिखी 8, 8 के गुणनखंड देखो 2, 4, ठीक है, 1 और कोई गुणनखंड आ रहा है क्या इसका? नहीं आ रहा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। चीज समझ पा रहे हो? जैसे मैंने लिखा है यहां पर आपके पास 24, एक संख्या मैंने लिखी 24, 24 का गुणनखंड 2 है, बिल्कुल है सब। 3 है क्या? बिल्कुल है। 4 है क्या? 6 चौका 24, 4 भी है। 5 नहीं है, 6 भी इसका गुणनखंड है। 7 नहीं है, 8 भी इसका गुणनखंड। 9 है क्या? नहीं है। 10 है क्या? नहीं है। 12 है। 12 के बाद में कोई इसका गुणनखंड है क्या? नहीं है। इसके गुणनखंड कितने हुए? ये और एक तो है ही है। इन सब का योग क्या है अपने पास? देखना 12, 6 4 10, 10 और 2 12। अपने पास क्या है? 6 6 12, 24, 24 और 12 36। तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ये चीज समझ पा रहे होंगे? तो परफेक्ट का नंबर का मतलब क्या होता है कि उसके गुणनखंड कितने हो सकते हैं? उसके गुणनखंडों का योग अपने पास क्या आता है? परफेक्ट नंबर। चीज समझ पा रहे हो क्या? देखना चीज समझ पा रहे हो? ये अपने पास आता है परफेक्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद में अपने पास इसको यहीं पर अपन खत्म करते हैं। परफेक्ट नंबर सिस्टम का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उस चीज़ के बारे में आपको बता दिया। ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये नहीं है, 6 है। ठीक है, अपने पास 8वें परफेक्ट नंबर नहीं है। बात करते हैं 12 की। 12 को बारे में अपन देखते हैं। देखना 12, मैं एक संख्या लिखता हूं यहां पर, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 12 के बारे में अपन बात करते हैं। एक गुणनखंड 1 होगा, 2 भी उसका गुणनखंड होता है, 3 भी इसका गुणनखंड होता है, 4 भी होता है और 6 ये होते हैं इसके गुणनखंड। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो ये भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। चीज समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे होंगे? किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज के लिए ही अपन पढ़ रहे हैं ये चीज़। इनके बारे में क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन बनने वाली चीज़ है वो अपने पास आगे आती है। चीज समझ पा रहे हो? तो देखिए आगे, देखिए आगे अपन लेके चलते हैं। जो अपना टॉपिक का जो बेसिक है, अपन जिसके बारे में आज अध्ययन करने वाले थे,
वो है अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकाई का अंक। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, चीज समझ पा रहे हो? इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। पहले अपन सीखते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक होता क्या, देखिए कोई भी मैंने नंबर लिखा 5 7 8 9 1, यहां पर इकाई का अंक क्या है, उसको इकाई का अंक क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, चीज समझ पा रहे हो क्या? इकाई का अंक क्या है, जब अपन काउंटिंग सीखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के रूप में, तो जो पहला अंक है राइट साइड से, पहला अंक है राइट से लेफ्ट साइड में काउंटिंग होती है, तो जो अपने पास राइट साइड का अंक है तो वो क्या कहलाता है, इकाई का अंक। और इकाई के अंक की जो काउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, देखना बहुत ही सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यदि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो इकाई का अंक ज्ञात करना आपके लिए कोई भी बड़ी चीज नहीं है। एक बार मैं बेसिक चीज बताता हूं। मैंने लिखा 5 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 88 लिखा। इसके इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। चीज समझ पा रहे हो? तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए देखना, अपने को इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत है, इसके इकाई के अंक की जरूरत है। किसकी जरूरत है, इकाई के अंक की। जहां पर दाई का अंक बन गया, दाई को छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इकाई। इन दोनों का ऐड करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 7 और 5 क्या आएगा, 13। 13 में फिर से इकाई का अंक कौन सा आ गया, 3। 3 और 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 प्लस 8 बराबर 11। तो इकाई का अंक क्या आ गया, 11। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आपके पास आया है वो क्या आया आपके पास, 1। चीज समझ पा रहे होंगे? किसी को कोई डाउट है क्या? इस हिसाब से अपन ज्ञात करते हैं इकाई का अंक। ये तो रही बात जोड़ की, चाहे जोड़ हो, अंतर हो, कुछ भी हो। जैसे मैं बात करता हूं बड़ी से बड़ी कोई भी गुणनफल आप ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 5 7 8 गुणा 4 3 2 गुणा 3 7 8 गुणा 5 4 6। सिर्फ अपन बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो अपने को सिर्फ किस पे ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे ध्यान देना मतलब इन संख्याओं पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना, अपने को इन संख्याओं पे ध्यान देना है। इन संख्याओं पे ध्यान देना है, इसका मतलब आप इन संख्याओं को भूल जाओ। किन को भूल जाओ, इन संख्याओं को भूल जाओ। चीज समझ पा रहे हो? अब इन संख्याओं पे ध्यान देना है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 16। अब 16 में भी आपको 16 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। किससे मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको 16 से 8 को मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको किस पे ध्यान देना, यूनिट डिजिट पे, यानी इस पे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 48। अब अपने पास क्या आ गया, 48। 48 में आपको 48 को 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पे 8 गुणा 6, यहाँ पे 48, फिर 48 आ गया आपके पास। 48 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास डिजिट आई ये क्या कहलाती है, यूनिट डिजिट। चीज समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है तो सिर्फ यूनिट को पकड़िए, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़िए, इकाई के अंक को पकड़िए। इकाई जहां पे दाई का अंक हो बन गया अपने पास, जैसे यहाँ पे 16 बन गया तो आपने क्या किया, इस 1 को छोड़ दिया। यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, 48 बन गया तो 4 को छोड़ दिया। यहाँ पे 48 बन गया तो 4 को छोड़ दिया। तो आपके पास जो यूनिट डिजिट आपके पास क्या है, 8, जो आपका क्या है, यूनिट डिजिट। आपके पास योग हो, अंतर हो, गुणा हो, कुछ भी हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझ गए होंगे? ठीक है, आगे देखिए। जैसे कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो गुणनफल और प्लस के बारे में सर ने बता दिया। अरे मैं गुणा, प्लस, भाग, माइनस सब के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा
5 7 8 गुणा 3 4 प्लस 5 6 माइनस, जैसे प्लस वाला ही ले लेते हैं एक बार, गुणा 7 8। एक मैंने प्लस ले लिया और दो तरफ क्या ले लिया, बीच में प्लस, दोनों तरफ गुणा है। यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना है, जो अपने को प्रोसेसिंग है वही दोहरानी है। यूनिट डिजिट के बारे में अध्ययन करते हैं, यूनिट डिजिट मतलब आपको यूनिट डिजिट के ही बारे में अध्ययन करना है, मतलब बाकी की चीज को रफ कर। आपके पास ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8 चौक 32, क्या आएगा 8 चौक 32, ये चीज समझ पा रहे होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 48, बीच में किसका निशान है, प्लस का, प्लस का निशान है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों अंकों पे क्या करना है, ध्यान देना है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 10, यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा 0। चीज समझ पा रहे होंगे। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक की जरूरत होती है, और इकाई के अंक से अपन यूनिट डिजिट ज्ञात कर लेते हैं। ये तो सिंपल गुणा के रूप में हुई, ठीक है। इसी में एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसको आपको लिखना है, नोट लगा के लिख सकते हो, अक्सर भूल जाते हैं टीचर। देखिए, यदि किन्हीं संख्याओं के गुणा में यूनिट डिजिट 2 और 5 का गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, 2 और 5 का गुणा होता है, तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 होगा। अब इसका मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मीनिंग क्या है, वो चीज आपको समझना है। कोई भी संख्याएं आपने दी है, आपके पास कोई भी संख्या है जिनको गुणा के रूप में लिखा हुआ है, और बड़ी संख्या आपको दी हुई है, और उसका यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है, तो वो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा। देखिए, मैंने लिखा 5 4 6 8 2 गुणा 5 4 6 7 8 गुणा 5 4 6 2 5 गुणा 6 7 8 9 8। ये मैंने इतनी संख्याएं लिख दी। मैंने ये बड़ी बड़ी संख्याएं लिख दी, ये बड़ी बड़ी संख्याएं मल्टीप्लाई में लिख दी, मैंने गुणा के रूप में लिख दी। अरे आपको स्पीड हाई होनी चाहिए कैलकुलेशन की। इसके लिए आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखिए 2, यहाँ पर 8, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या आ गया 8। अरे सीधा सा 2 और 5 आ गया, इसका मतलब 10 बनेगा। 10 बनने का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट 0 हो गया, क्योंकि ये यूनिट डिजिट क्या है 0, और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, कहीं से भी मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है, यदि उसके अंदर 0 आ गया तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर, जो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, कि क्वेश्चन से ये समझ में आएगा कि यूनिट डिजिट को अपन कैसे फाउंड करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं मैं, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल, प्राकृत संख्याओं के गुणनफल, प्राकृत संख्याओं को गुणा करने पर यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। ऑप्शन में लिख रहा हूं यहां पे 1, बी ऑप्शन लिख रहा हूं 2, सी ऑप्शन लिख रहा हूं 0, और डी ऑप्शन लिख रहा हूं 5। देखिए, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या है, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या है, उसको आपस में गुणा किया जाता है तो यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, ये अपने को पूछा गया।
तो देखिए सीधा सा सिंपल सा, आपको कुछ भी अपन, यदि आपके पास प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, ये चीज समझ में आ रही है क्या? इनके गुणा की बात कर रहा है तो मैंने इसको गुणा कर दिया। अरे कहां तक गुणा करना है? 100 तक। सब संख्याओं को गुणा करने बैठ जाओगे तो जिंदगी में यूनिट डिजिट निकालते ही रह जाओगे। अपने को यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, एक आपके पास आ गया 2 और एक आ गया 5, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया 10। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास क्या आ गया? यूनिट डिजिट है वो क्या आ गया आपके पास? 0। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या आ गया आपके पास? 0। यदि मैं यहां पर आपके पास 2 नहीं देता, आपके पास 4 में भी तो 2 है, चीज समझ पा रहे होगा? तो यहीं से भी यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? 0। चीज समझ पा रहे होगा? तो किसी भी सम संख्या के साथ में यदि 5 मल्टीप्लाई में आ गया तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। मेरे कहने का मतलब यही है कि यूनिट डिजिट अपन ज्ञात करते हैं तो 2 और 5 आ गया तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 0। बाकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट का अपन अध्ययन करते हैं, यूनिट डिजिट के बारे में देखते हैं और उसी अकॉर्डिंग यदि प्लस करना प्लस करते हैं, भाग करना भाग करते हैं और माइनस करना माइनस करते हैं। लेकिन माइनस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा कि 7 8 3 -5 6 4, ये लिखा, तो आपने क्या किया कि आपको यूनिट डिजिट के बारे में ये चीज आपके अकॉर्डिंग क्या आ गई? ये चीज आ गई। अरे ये चीज तो आ गई -1 यूनिट डिजिट थोड़ी होता है, नहीं होता है। इसका मतलब यूनिट डिजिट के लिए आप इधर से जो इसकी संख्या थी उससे एक उधार में लेंगे, इसका मतलब ये 13 बनेगा, ये क्या बनेगा, और इसमें से 4 घटेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9। ये चीज समझ पा रहे हो? या फिर आपके पास ऐसा आ जाता है तो उसमें 10 जोड़ दीजिए, नेगेटिव में आ जाता है तो यूनिट डिजिट आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में यूट्यूब चैनल को, क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास ये क्लास पहुंच सके जो अपने पास किस किस की तैयारी कर रहे हैं। देखना, एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी तैयारी कर रहे हैं? पटवार की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीपीयू की एग्जाम लगी है उसके अकॉर्डिंग भी चलेगा अपना, और एनटीपीसी, ये तो एक 3 एग्जामों को कवर करते हुए ही एक आपको क्लास पढ़ाई जाएगी। एसएससी सीपीयू का फॉर्म चालू हो रखे हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जैसे अपन क्लास ले रहे हैं तो क्यों ना अपन सीपीयू लेवल की लेके चलें, जो पटवार के लिए भी और एनटीपीसी, कारण कि प्रत्येक स्टूडेंट है वो तीनों में अप्लाई करता है। चीज़ समझ पा रहे हो? तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये मैथ की क्लास चलेगी। मैथ की कोई भी गाइड लो, आप कहीं से भी क्वेश्चन करो, कोई डाउट आए उसको कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, कोई भी पार्ट आपका छूटेगा नहीं। आप किसी भी बुक से, कहीं से भी सिलेबस से आप मैच कर सकते हो, किसी भी टीचर से मैच कर सकते हो, कोई भी पार्ट आपका बचेगा नहीं। सब क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हर एग्जाम्पल करवाया जाएगा और बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। मेरा सिर्फ ध्येय यही है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जाए। कुछ भी बेसिक आपको आना जरूरी है। किसी भी कंपटीशन को तोड़ने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए आपको बेसिक आना जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक बेसिक से बनती है, तो अपन पहले बेसिक की बात करते हैं, फिर उस पर अपने को शॉर्ट ट्रिक मिलती है, अपन शॉर्ट ट्रिक बना पाते हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक भी आपको हर पढ़ाऊंगा मैं। चीज़ समझ पा रहे हो? तो यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।